Hello friends, how are you? Today we will discuss about irrigation, types of irrigation. It's important for agriculture and जो पर्टिकुलर जो टाइप्स है इरिगेशन का इंडिविजुअल उसके क्या इम्पोर्टेंस है और उसकी क्या कमियाँ हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे इरिगेशन की परिभाषा क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन है टू सप्लाई लैंड with the water by means of artificial discharge और चैनल और by sprinkler। दोस्तों हिंदी में हम इस प्रकार देखेंगे कि सिंचाई पौधों को जल देने की एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिससे पौधे को उपयुक्त नमी प्राप्त होती है जिससे वह अपनी पूर्ण वानस्पतिक वृद्धि तथा प्रजनक वृद्धि कर सकता है। जिससे क्या होता है दोस्तों कि उसका जो उत्पादन है वो बना रहता है। पौधे अब सिंचाई का मुख्य कारण ये है कि जो पौधा है उसको उसकी जो वृद्धि के लिए जो भी फसल है उसको उसकी उचित वृद्धि के लिए उचित उत्पादन के लिए जो नमी है, अगर प्राकृतिक रूप से वो नमी नहीं मिलती है तो कृत्रिम रूप से हम उसको वो अनुकूल वातावरण दे के वो नमी प्रदान करें, वो हमारा जो उत्पादन है वो उसको बढ़ाए रखे। तो दोस्तों ये थी। दूसरा कारण ये है कि जो सिंचाई से हमके जो पाला होता है, अब पाले को भी रोक सकते हैं हम, जो जैसे कि अगर पाले से एक दिन रात पहले अगर दिन शाम को हम सिंचाई कर देते हैं तो पाले का प्रभाव कम हो सकता है। तो ये थे सिंचाई का महत्व। तो दोस्तों अब देखेंगे हम प्रकार। उससे पहले हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं सिंचाई के हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश राज्य में होती है दोस्तों। उसके बाद है कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है। सर्वाधिक सिंचित राज्य उत्तर प्रदेश है और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य है वो पंजाब है। दोस्तों पंजाब की जो कुल कृषि भूमि है उसका 97% है वो सिंचित है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम सिंचित राज्य महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य वो सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो भी ये जेट ICR BHU में यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगला है डिफरेंस टाइप्स ऑफ इरिगेशन। आपकी जो भी स्क्रीन है वीडियो में आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे जो भी अपना अगला टाइप है इरिगेशन का। तो ये डिफरेंट टाइप्स है इरिगेशन के, जैसे कि स्प्रिंकलर है और चेक बेसिन है, फर्रो है और जो सीड रोलर है या ट्रेवलिंग गन है। इसके बाद टाइप्स ऑफ इरिगेशन हम एक चार्ट के माध्यम से भी देख रहे हैं। तो 2 टाइप्स होती है मेनली, एक तो सरफेस इरिगेशन और एक है स्प्रिंकलर इरिगेशन। फ्रेंड्स सरफेस ये जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है इसको माइक्रो इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम सरफेस इरिगेशन की ओर चलेंगे। सरफेस इरिगेशन में बेसिन, इसको चेक बेसिन भी समझ सकते हैं अपन और रिंग बेसिन भी समझ सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर, फरो या फ्यूरो मेथड होता है। और उसके बाद जो माइक्रो इरिगेशन है उसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन, सेंटर पिवोट, ड्रिप, लेटर मूव या सीड रोल और ट्रेवलिंग गन, ये कोई है माइक्रो इरिगेशन के मेथड है। इंडिया में जो अधिकतर इरिगेशन है वो सरफेस मेथड से की जाती है, पर अभी जो आधुनिक कृषि उसमें जो माइक्रो इरिगेशन है उसको काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जो सरफेस इरिगेशन मेथड है उनमें जल का जो उपयोग है वो पूर्ण रूप से अच्छा, जो फसल के लिए जो भी जल की दक्षता है जल की उपयोगी दक्षता है वो अच्छी नहीं होती सरफेस इरिगेशन में। और जब माइक्रो इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसमें जो उसकी जल की उपयोगी दक्षता है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ये टाइप्स था। फिर हम चलेंगे सरफेस इरिगेशन में। फ्रेंड्स सरफेस इरिगेशन के प्रकार, तो बॉर्डर इरिगेशन, इसको बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। चेक बेसिन तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, सर्वाधिक प्रचलित जो सिंचाई पद्धति भारत की वो चेक बेसिन पद्धति है। और इसके बाद फ्यूरो या फर्रो इरिगेशन, ये कंद वाली फसलों के लिए ही की जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और देखते जाएंगे। सबसे पहले हमारा फ्लड इरिगेशन, ये हमारा जो सरफेस इरिगेशन का पहला पॉइंट है या पहला टाइप है फ्लड इरिगेशन।
इस सिंचाई के अंतर्गत समतल ढलान, देखो इस सिंचाई की कुछ पद्धति मापदंड है, अर्थात मतलब उन्हीं क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है जहाँ पर समतल भूमि पाई जाती है और जल की अधिकता पाई जाती हो। जिन क्षेत्रों में समतल भूमि पाई जाती है और जल की अधिकता पाई जाती है, उन्हीं क्षेत्रों में जो हमारी फ्लड इरिगेशन है या बाढ़ सिंचाई प्रणाली है वो अपनाई जाती है। अब दोस्तों इसमें देखने लायक एक ख़ास बात है कि जो फ्लड इरिगेशन है वो जो है वो जल की उपयोगिता उसमें पूर्ण नहीं है। तो इसमें होता क्यों है कि जो हमारा जो खेत है, जो भी किसान का खेत है, उसको पूरे खेत को एक क्यारी मान लिया जाता है और उसके चारों तरफ हम एक मेड़ बना देते हैं। क्यारी मानकर चारों ओर उस खेत के मेड़ बना देते हैं। इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि जो खेत की जो ढलान है उसके आधार पर जो जल स्रोत है वहाँ से जल छोड़ा जाता है और फिर हमारा जो भी फसल है उसका इरिगेशन या सिंचाई की जाती है। अब दोस्तों सबसे बढ़िया बात है, ये सबसे सरल विधि है, सिंचाई की सबसे सरल विधि है और इसको हम सिंचाई की उत्तम विधि भी नहीं कह सकते हैं। इसमें कम मेहनत करने की आवश्यकता होती है और इसकी कमियां जो हम देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। कमियां हैं, एक तो समतल भूमि में ही की जाती है ये सिंचाई की ये पद्धति, ये केवल समतल जो भूमि है वहीं की जाती है। उसके बाद जल की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारे राजस्थान में इस प्रकार की सिंचाई पद्धति काफ़ी कम पाई जाती है। बहुत ही कम क्षेत्रों में इस प्रकार की सिंचाई पद्धति पाई जाती है। दूसरी बात दोस्तों कि जैसे कि जो बीकानेर, जैसलमेर और जो रेगिस्तानी इलाके हमारे देश के राज्य के, तो वहाँ पर इस प्रकार की सिंचाई प्रणाली नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ पर जल की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरी बात जो दक्षता, उपयोग दक्षता जल की सिंचाई के लिए वो इसकी जो उपयोग दक्षता है वो सही नहीं है, तो इसमें जल की हानि भी काफ़ी होती है। हमारा अगला प्रकार है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। तो इस विधि में खेत की लंबाई में ढाल की दिशा अनुसार खेत को विभिन्न पट्टियों में बांटा जाता है तथा ढाल के अनुसार सिंचाई की पट्टियों की लंबाई मृदा पर निर्भर करती है। दोस्तों एक बार और देखेंगे, इस विधि में खेत की लंबाई में ढाल की दिशा के अनुसार खेत को विभिन्न पट्टियों में बांटा जाता है तथा ढाल के अनुसार सिंचाई की जाती है। पट्टियों की लंबाई खेत के ढाल तथा मृदा पर निर्भर करती है। सबसे अहम बात है इस सिंचाई पद्धति की कि दोस्तों इसमें होता क्या है कि हमारा जो खेत है जहाँ पे सिंचाई करनी है, एक तो खेत समतल होना चाहिए। दूसरी बात है कि उस खेत को विभिन्न पट्टियों में बांटा जाता है। तो पट्टियों का आकार क्या होगा? तो दोस्तों जो पट्टियों का आकार है वो निर्भर होता है मृदा तथा जो भूमि के ढाल। ये दो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मृदा तथा जो खेत या भूमि का जो ढाल है उसके आधार पर जो हमारा जो भी पट्टियाँ है उनका आकार होता है। अब दोस्तों जैसे कि हम मृदा देखें भूमि पे, तो बलुई मृदा होती है। बलुई मृदा में 50 से 100 मीटर, देखो हमारे पास एक सारणी बनी हुई है जिसमें भूमि का प्रकार तथा पट्टी की लंबाई दो चीज़ लिखी हुई है। भूमि के प्रकार में बलुई मृदा, दोमट मृदा, चिकनी मृदा और मीटर में जो भी हमारी दी हुई है पट्टी की लंबाई। जो बलुई मृदा है वहाँ पे 500 से 100 मीटर, दोमट तथा चिकनी मृदा है उनका जो होता है 100 से 180 मीटर। तो ये था हमारा बॉर्डर स्ट्रिप जो इरिगेशन मेथड होता है, उसमें जो हमारी पट्टी होती है उसकी लंबाई ये होती है। आपको डायग्राम से जो भी मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि मेन चैनल है इरिगेशन का जहाँ से सोर्स से वाटर सप्लाई होता है, यह मेन। उसके बाद सब चैनल्स, ये सब चैनल से हमारा, इसके बाद अलग अलग ये पट्टियाँ बनी हुई है, तो इन पट्टियों के माध्यम से वो इरिगेशन होती है। इसकी जो कमियां हैं वो फ्लड इरिगेशन के बिल्कुल समान ही है। इसकी जो जल उपयोग क्षमता है या दक्षता है, जल की उपयोग दक्षता, वो जो फ्लड इरिगेशन है उससे कुछ अच्छी होती है। इसको हम उत्तम सिंचाई पद्धति नहीं कह सकते हैं, ये बेस्ट इरिगेशन सिस्टम नहीं है। और इसके बाद जैसे कि हमने उसमें कमियां देखी है, इसमें समतल भूमि चाहिए
जल की अधिक आवश्यकता होती है इसमें। तो ये था हमारा बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। अगला हमारा रिंग इरिगेशन। फ्रेंड्स, ये सबसे रोचक सिंचाई प्रणाली है, क्योंकि ये सिंचाई प्रणाली केवल उद्यानों में फलदार वृक्ष या फिर अलंकृत वृक्ष अर्थात उद्यानों के लिए ही ये सिंचाई पद्धति पाई जाती है। स्क्रीन पर शो हो रहा है, सिंचाई की यह विधि उद्यानों में फलदार वृक्षों के लिए की जाती है। इस विधि में फल वृक्षों के चारों ओर छल्ले के आकार का गड्ढा खोदकर उसमें सिंचाई की जाती है। इस विधि को थाला विधि के नाम से भी जाना जाता है तथा सभी छल्लों को आपस में नालियों से या चैनल से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, सबसे देखने लायक बात यह है कि इस सिंचाई पद्धति की एक खासियत है कि अगर कोई फलदार वृक्ष है या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट से अलंकृत वृक्ष है, अगर वो किसी डिजीज़ से या फिर किसी रोग से ग्रस्त है, वो फंगल डिजीज़ हो सकती है या फिर कोई सी भी अदर डिजीज़ है, निमेटोड है, तो फ्रेंड्स देखने लायक बात है कि इसमें क्या होता है कि जो थाला होता है या रिंग होती है, जो गड्ढा होता है पौधे के या पेड़ के चारों ओर, तो दोस्तों वो पानी एक ही पौधे पास जाता है। एक पौधे में सिंचाई होने के बाद उसे बंद कर दिया जाता है, मतलब इंडिविजुअल एक एक पौधे में सिंचाई की जाती है। इसमें एक पौधे का पानी दूसरे पौधे के पास नहीं जाता। इससे क्या होता है कि जो रोग है वो नियंत्रित होता है, वो एक ही पादप तक रहता है, वो दूसरे पादपों में या फिर पौधों में, फल वृक्षों में नहीं फैलता है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों हमारी स्क्रीन पे कि सप्लाई चैनल है। सप्लाई चैनल के बाद ये सप्लाई चैनल है। सप्लाई चैनल में जा रहा है हमारा पानी। सप्लाई चैनल से कहाँ जा रहा है? फील्ड चैनल। और फील्ड चैनल से अलग अलग दोनों साइड मेन चैनल होती है, मेन चैनल से फिर सब चैनल निकल रही है, और दोनों चैनल के दोनों तरफ हमारे जो प्लांट्स लगे हुए हैं या फिर पौधे लगे हुए हैं, वृक्ष लगे हुए हैं, फ्रूट प्लांट्स या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो उन पे इरिगेशन हो रही है। तो ये इरिगेशन की सबसे खासियत है। क्वेश्चन बनता है जेट आइसर VHU में कि फलदार वृक्षों के लिए उपयुक्त सिंचाई पद्धति है, तो रिंग या थाला विधि और रिंग इरिगेशन या थाला सिंचाई प्रणाली। और दोस्तों उसके बाद इसका लाभ क्या है कि इसमें जो रोग है उसका फैलाव नहीं होता है, रोग नियंत्रित होता है। उसके बाद मतलब रोग का प्रसारण नहीं हो सकता है। आगे चलेंगे हम चेक बेसिन। दोस्तों चेक बेसिन हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। भारत की यह विधि, चेक बेसिन को हम क्यारी विधि भी कहते हैं, मतलब इसको विभिन्न क्यारियों में बांटकर खेतों को छोटी छोटी आयताकार क्यारियों में बांटकर हम सिंचाई करते हैं। तो दोस्तों सबसे बढ़िया बात है, ये भारत में सर्वाधिक प्रचलित या सर्वाधिक हम ये कह सकते हैं उपयोग में ली जाने वाली सिंचाई पद्धति है। सिंचाई की यह विधि भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। समतल क्षेत्र जहाँ पर चिकनी मृदा पाई जाती है तथा भूमि में जल अधिक समय तक भरा रहे, इस विधि में खेत को आयताकार भागों में विभाजित कर सिंचाई की जाती तथा सभी विभाजित खंडों को मुख्य कैनाल से जोड़ा जाता है। दोस्तों अब देखने लायक ये बात सबसे बढ़िया है कि यह सिंचाई प्रणाली किन क्षेत्रों के लिए उचित है। तो जो हमारे जितने भी सरफेस इरिगेशन हम जो पढ़ रहे हैं, सरफेस इरिगेशन के प्रकार, दोस्तों उनमें सबसे बढ़िया बात है कि इन सिंचाई पद्धति में जितने भी सिंचाई पद्धति है सब में समतल भूमि की आवश्यकता होती है, अर्थात ये सारी जो सिंचाई पद्धतियाँ है वो समतल भूमि के लिए ही उपयोगी है। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसा कि पहला पॉइंट था हमारा समतल भूमि की आवश्यकता होती है। दूसरी बात चिकनी मृदा, चिकनी मृदा क्ले सॉइल, क्ले सॉइल होनी चाहिए वहाँ पर, और उस भूमि की जल धारण क्षमता, ठीक है, और जल धारण तथा जल ग्रहण क्षमता अधिक होनी चाहिए, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण क्षमता या जल ग्रहण क्षमता, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो जो भी हम सिंचाई कर रहे हैं हमारी चेक बेसिन मेथड से, तो वो पानी और फसल को लंबे समय तक मिलता रहे। तो उसके बाद होता है कि जो ये तो होगी हमारी कंडीशन की किस जगह पे हम हमारी सिंचाई पद्धति कर सकते हैं, ठीक है। चेक बेसिन इरिगेशन को हम किन क्षेत्रों में कर सकते हैं और क्या इसकी टर्म कंडीशन थी,
कैसी हमको ज़मीन चाहिए। दूसरी बात, पानी की अधिक आवश्यकता होती है इसमें भी। जो भी सरफेस मेथड के जितने भी इरिगेशन है उनमें सब में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जा रहे हैं फ्लड मेथड से और फर्रो मेथड से, हालांकि फर्रो मेथड कंद वाली फसलों के लिए ही किया जाता है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है और फ्लड मेथड है, उन दोनों की बजाय जो चेक बेसिन मेथड है उसमें जो जल की उपयोगी दक्षता है या उपयोग है उनका अच्छा होता है और फसल को लंबे समय तक जो जल है वो नमी है वो प्राप्त होती है। तो ये था हमारा चेक बेसिन इरिगेशन। डायग्राम से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि ये हमारा मेन कैनाल है और इससे क्या है, ये सब लाइनें निकल रही है हमारे, और इसके दोनों तरफ क्या है, ये आयताकार भागों में बांट रखा है खेत को, और इसके बाद आयताकार भागों में बांटने के बाद इसमें सिंचाई की जा रही है। तो ये था हमारा चेक बेसिन। अब इसकी कमियां क्या है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि चेक बेसिन इरिगेशन अगर सबसे उचित विधि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। तो इसके कुछ कमियां हैं। एक तो समतल भूमि की आवश्यकता होती है, हालांकि सारी जो सतही इरिगेशन या सरफेस इरिगेशन मेथड है सब में एक कमी है। जल की अधिक आवश्यकता होती है, ये बात भी सही है। क्यारी तथा कैनाल बनाने में भूमि का अधिक उपयोग होता है। ये इसमें सारे मेथडों में से इस मेथड में ही सबसे ज़्यादा भूमि का उपयोग होता है, वो क्यारी तथा कैनाल बनाने में होता है। जो चेक बेसिन एक ऐसा मेथड है जिसमें क्यारी तथा कैनाल बनाने में वो जो अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और अधिक भूमि का उपयोग होता है। इसके बाद जो कृषि क्रिया है दोस्तों, कृषि क्रिया में जैसे कि जो खरपतवार नियंत्रण है वो इसमें कल्चरल मेथड से ही करना पड़ता है। मशीनी जो मशीनी उपकरण है उनमें काफ़ी दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, तो कृषि कार्य करने में कठिनाई होती है। इसके बाद हार्वेस्टिंग करने में भी जो चेक बेसिन मेथड है उसमें क्यारी विधि है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये था हमारा चेक बेसिन मेथड। नेक्स्ट है फर्रो मेथड। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता इसमें। फर्रो मेथड क्या है? सिंचाई की यह विधि कंद वाली फसलों तथा सब्जियों के लिए उपयुक्त है। इस विधि के अंतर्गत समस्त खेत के ढाल के अनुसार मेड़ों का निर्माण किया जाता है तथा मेड़ों पर फसल की बुआई की जाती है और मुख्य कैनाल द्वारा सिंचाई की जाती है। दोस्तों, तो यह था हमारा सिंचाई का फर्रो मेथड। फर्रो मेथड में एक ही जगह से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मुख्य क्वेश्चन है, इसका मेन क्वेश्चन है फर्रो मेथड किसके लिए उपयोगी है? जो कंद वाली फसलें, आलू, चुकंदर, उनके लिए उपयोगी है। उसके बाद सब्जियों के लिए उपयोगी है। इसमें होता क्या है, चित्र में आप देख पा रहे हो, जो मेड़ है, मेड़ों का निर्माण किया है ढाल के अनुसार तथा उसमें सिंचाई की जा रही है। ठीक है, ये था हमारा फर्रो इरिगेशन या फर्रो मेथड। इसके बाद सब सरफेस इरिगेशन। इसमें इतना ही है दोस्तों कि सब सरफेस इरिगेशन है वो कहाँ पाया जाता है? तो सिंचाई की यह विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ कठोर सतह पाई जाती है, भूमि की अंतःस्पंदन दर काफ़ी कम। अंतःस्पंदन से दोस्तों ये समझना है कि जो जल भूमि में वो उतर नहीं पाता, या फिर जल में जो निचली सतहों में जो भूमि में जो जल उतरता है उसकी जो दर है वो काफ़ी कम होती है, तो इसकी अंतःस्पंदन दर काफ़ी कम होती है। ऐसी भूमि जहाँ पे कठोर सतह पाई जाती है तथा अंतःस्पंदन दर काफ़ी कम पाई जाती है, वहाँ पर सब सरफेस, ठीक है, अधोमृदा प्रणाली बोलते हैं इसको, इस इरिगेशन की अधोमृदा प्रणाली हिंदी में बोलते हैं, सब सरफेस इरिगेशन वो पाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत भूमि में विभिन्न माध्यमों से भूमि की कठोर सतह के नीचे जल को सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता है। अब इस मेथड में होता क्या है फ्रेंड्स, सबसे देखने लायक बात है, जो सब सरफेस इरिगेशन है हमारा, उसमें क्या होता है कि जो भूमि की जो निचली सतह है और विभिन्न माध्यम होते हैं, उनसे निचली सतह में जो सिंचाई के जल है उसको पहुंचाया जाता है। यह जल मुख्यतः स्रोत पाइपों के माध्यम से जल की निचली सतह में पहुंचाया जाता है। तो जो भूमि की निचली सतह है उसमें
पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता है। दोस्तों इसमें सबसे बढ़िया बात है इस विधि की जो मुझे लगी है, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो वाष्पीकरण की क्रिया है वो इस विधि में काफ़ी कम होती है। हालांकि बहुत दूसरी विधियों की अपेक्षा सबसे कम इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, कि वो जल है वो भूमि के नीचे अर्थात जड़ क्षेत्र में ही दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो सूरज की किरणें ऊपरी सतह तक ही रहती है और वो जल है वो जड़ों को उपयुक्त मात्रा में मिलता रहता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन पूरा हो गया था हमारा। अब माइक्रो इरिगेशन के बारे में, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ट्रैवलिंग गर, सेंटर पिवोट और तथा सीड रोल या लेटरल मूव, ये टाइप्स है माइक्रो इरिगेशन के। अब दोस्तों मैं यहीं बता दूं आपको, हमें दो ही इरिगेशन के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है, एक तो ड्रिप और एक स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो ट्रैवलिंग गन है, सेंटर पिवोट है या पाइवोट है, सीड रोल या लेटरल मूव, दो नाम इसके, सीड रोल तथा लेटरल मूव। ये इरिगेशन का इस प्रकार में क्या होता है दोस्तों, इनके सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जो भी हमारी जेट ऐसर BHU होती है, कि जो ट्रैवलिंग गन, सेंटर पाइवोट या पिवोट, सीड रोल, लेटरल मूव, ये जो इरिगेशन के प्रकार है, इन प्रकार में जो किस प्रकार का है, ये सरफेस इरिगेशन का प्रकार है या माइक्रो इरिगेशन का प्रकार है, इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में दे सकता है। 3 आपको सरफेस इरिगेशन का दे देगा और 1 पॉइंट इनमें से दे देगा, तीनों में से, या 3 ये दे देगा, 1 उनमें से दे देगा, तो पूछेगा इनमें से माइक्रो इरिगेशन का प्रकार नहीं है। आपके स्क्रीन पे कुछ डायग्राम्स या पिक्चर शो हो रही होगी, उसमें सबसे पहले जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये सेंट्रल पिवोट जो इरिगेशन का टाइप है, हमारा प्रकार है, उसका इमेज है। दूसरा है जो ये सेंट्रल पिवोट हो गया। उसके बाद हमारा ये है ट्रैवलिंग गन का, ये गन की तरह एक ही माध्यम से जो एक पाइप से जो है वो इरिगेशन की जा रही है। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन सब अच्छी तरह से जानते हैं, और उसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन, और ये हमारा जो लेटरल मूव या सीड रोल जो इरिगेशन का टाइप है। तो ये था हमारे इरिगेशन के प्रकार माइक्रो इरिगेशन के। इनकी जल उपयोग क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होती है, या दक्षता है वो काफ़ी अच्छी होती है, सिंचाई दक्षता। सबसे पहले स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, हम इसी चीज़ पे ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले जो स्प्रिंकलर इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन का प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है, पाइप की साइज़ क्या होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन में, तो 6 मीटर का पाइप, 6 मीटर या 6 मीटर का पाइप होता है। अब स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो दाब बनाया जाता है फव्वारों के लिए, वो कितना होता है, मोटर द्वारा, पंप द्वारा 30 PSI 30 PSI से 6 ATM एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये दाब होता है। 65 से 70% जल बचाव होता है। अब दोस्तों सबसे बढ़िया बात है कि जो चेक बेसिन मेथड है उसकी अपेक्षा इस विधि में 60 से 70% जल का बचाव होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो मैंने 4 पॉइंट दिए आपको, इन चारों पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। अगला पॉइंट है, सभी प्रकार की स्थलाकृति में यह विधि उपयुक्त है। जो सरफेस इरिगेशन के जितने भी टाइप थे वो सिर्फ समतल भूमि के लिए थे। ये जो सिंचाई का प्रकार है, आप किसी भी प्रकार की भूमि ले लो, किसी भी प्रकार की स्थलाकृति ले लो, सब में ये स्प्रिंकलर इरिगेशन अच्छी मतलब इसका उपयोग होता है। अब इसकी एक कमी है जो मैं स्क्रीन पे शो नहीं कर पाया, शायद जब मैं स्लाइड बना रहा था उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आई। जिस क्षेत्र में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जिन क्षेत्रों में हवा चलती है, वहाँ पर यह सिंचाई पद्धति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये एक ही कमी है इसकी। हालांकि ये काफ़ी कॉस्टली होता है, ये तो है ही है, पर इसकी दूसरी जो मुख्य कमी है वो है कि जहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार की हवा चलती है, जिन क्षेत्रों में 20 किलोमीटर पर आवर
की स्पीड से जहाँ पे हवा चलती है उन क्षेत्रों में इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब भी स्प्रिंकलर चलेगा उसमें बूंदें बनेगी। अगर 20 किलोमीटर से अधिक तीव्रता की गति से हवा चलेगी तो उसकी बूंदें वो वाष्पीकरण या वाष्पीकृत होकर वातावरण में चली जाएगी और पौधे को जल प्राप्त नहीं होगा। तो ये कमी है इसकी, तो आप नोट कर लीजिएगा। मैं लिख नहीं पाया। तो ये था हमारे 4 पॉइंट। क्या किया था? पाइप की साइज़ 6 मीटर होती है, दाब 30 PSI 6 ATM, 65 से 70% जल का बचाव और सभी प्रकार की स्थलाकृति में ये विधि अपनाई जाती है। अब इसका एक लेआउट दे रखा मैंने, आपको बता देता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि क्या होती क्या है स्प्रिंकलर इरिगेशन। सबको पता ही है। पंप होता है, पंप के बाद फिल्टर होता है, ठीक है, और इसका मेन पाइप है। मेन पाइप के बाद ये है एंड कैप है, और ये रेज़र पाइप कहते हैं इसको, और ये ठीक है, और ये नोज़ल होती ऊपर जिससे जो ये पानी फव्वारों के रूप में निकलता है, ये नोज़ल है। और ये रेज़र पाइप कहते हैं जिसको, जो फुहारे का पाइप होता है। ये सब लाइन है, ये मेन लाइन आ रही हमारी, ये सब लाइन है, ये एंड कैप है, ठीक है, ये रेज़र पाइप। इसके बाद ये था हमारा नोज़ल जहाँ से इरिगेशन होता है। यहाँ से पंप था, एक फर्टिलाइज़र टैंक होता है यहाँ पर, और बहुत सारे फ़िल्टर लगे हुए जिससे पानी छनकर आता है, और एक यहाँ पर पंप से दाब भी नियंत्रित होता है। इसके बाद हमारा ड्रिप इरिगेशन है। मेन क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको मैं। तो पन्ना सबसे पहले इसका देख लेते हैं हम। पंप से चलेंगे, पंप, फिल्टर, और उसके बाद फर्टिलाइज़र टैंक, और फिर वेंक्यूरी करके है, और जो भी दवाई है या फिर जो भी है वो इससे मिलाकर आगे भेजती है। फिर दाब यंत्र है जिससे दाब मेंटेन होता है। मुख्य कैनाल, सब कैनाल, उससे पाइप जा रहे हैं, इसमें ड्रिपर लगे हुए हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये कि इसमें दाब होता है 15 PSI या 3 ATM दाब होता है ड्रिप इरिगेशन में। 70 से 80% जल बचाव होता है। 2 प्रकार के ड्रिपर होते हैं, ऑनलाइन तथा इनलाइन, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा ये था इरिगेशन के बारे में, और आपको आगे जो भी इसके टॉपिक बच रहे हैं थोड़े, जैसे कि जो पुरानी सिंचाई की पुराने यंत्र सिंचाई के मुख्य, ये ढेकली है, इनके बारे में, और स्रोत क्या है। हालांकि मैंने जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसमें स्रोत तो आपको पहले ही बता दिए थे, फिर भी एक बार फिर हम जो इरिगेशन टॉपिक चलाई है तो इसमें हम देखेंगे एक तो स्रोत क्या क्या है हमारे यहाँ सिंचाई के, कुछ बेसिक क्वेश्चन, तथा जो उपकरण है सिंचाई के पुराने ज़माने में जो अभी वर्तमान में काम नहीं करते हैं, चरस है, ढेकली है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और जो भी कमियां आई है वो मेरे को ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था हमारा आज इरिगेशन का टॉपिक। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे जो भी होगा हमारा आगे जो इरिगेशन टॉपिक है इसमें सिंचाई के कुछ पुरानी उपकरण है जो चरस, ढेकली है, और उसके अलावा जो स्रोत है सिंचाई की। हालांकि सिंचाई के जो पुराने स्रोत है वो मैंने पुराने लेक्चर में, पहले के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। फिर भी एक बार फिर हमारा अगर सिंचाई का जो टॉपिक चला है तो मेरी अगली वीडियो में मैं आपको समझा के हमारा सिंचाई का जो भी टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच।